हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा चैप्टर ही हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन का कंप्लीट करेंगे। तो अभी बेसिकली उस पिछले वाले वीडियो में हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक कर लिए थे और अब हम लोग जानेंगे कि इनर्शिया का कितना टाइप होता है, क्या होता है, और वो सब जानेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ये सारा वीडियो आप यही लेक्चर में आज ख़त्म कर दें। तो बहुत ही इजी है बेसिकली। और आज है 29 तारीख और बहुत दिन हो गया वीडियो आना, तो कम से कम 11 to 12 डेज़ हो चुका है। 11 to 12 डेज़ बाद अब जाके आज आपका वीडियो आ जाएगा। तो आज 29 ऑफ जुलाई है 2026। तो बेसिकली आज हम लोग पूरा हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन को लेकर आए हैं। मैं बीच में भी एक वीडियो बनाया था, पर उस पर आप कमेंट करेंगे क्योंकि वो जो वीडियो में जो बनाया था वो वीडियो में बना तो रहा था, पर 1 ही 2 मिनट के बाद पता नहीं उस पर कोई ऑब्जेक्ट टच हो गया, तो वो क्या हो गया, बंद हो गया। तो उसी के चलते वो वीडियो आपका नहीं आ पाया। वो वीडियो मैं बना रहा था जीपी का, जो वीडियो बंद हो गया था, जिसके कारण वीडियो नहीं आ पाया। आज हम लोग पूरा फोर्स अफेक्ट मोशन, इसलिए हमको बार बार बीच में देखना पड़ेगा कि ऑन है कि ऑफ है, क्योंकि वीडियो क्या पता अपने ही बंद हो जाता है बीच में चलते चलते। 1-2 मिनट चलेगा, बंद हो जाएगा, वैसे ही हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। सबसे पहले आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक कर दिया था, तो उसके बाद इनर्शिया क्या होता है वो जानते हैं। इनर्शिया मतलब होता है जिद्दी, कोई चीज़ जिद्दी, यानी कि बेसिकली अगर मेरा मास ज़्यादा है तो मैं क्या, अगर मुझे कोई चींटी ढकेलेगा तो क्या मैं ढकेल जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास मास ज़्यादा है तो मेरे पास इनर्शिया भी क्या है, ज़्यादा है। तो इनर्शिया बेसिकली क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ मैटर due to which it oppose किसी चीज को ओपोज करता है, कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी चीज को ओपोज करता है, ड्यू टू विच इट अपोज दैट इफर्ट्स टू चेंज, दैट इफर्ट्स ऑफ द बॉडी और try to change one second, try to change position is called inertia. Light side off, हाँ अब थोड़ा साफ दिख रहा हो। वीडियो ऑन, वीडियो हमको दिख रहा है। हाँ चलो ठीक है। अभी तो इनर्शिया का बेसिकली 2 टाइप होता है। इनर्शिया है भी 2 टाइप्स। इनर्शिया कितना टाइप होता है, 2 टाइप होता है। अब ये बेसिकली इनर्शिया क्या होता है ये पहले जान लीजिए। इनर्शिया बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट या हो उसको अपोज करता है। जैसे कि मैं अगर एक मान लीजिए मैं बस और एक मान लीजिए बाइक, तो बाइक को आप ढक लेंगे तो वो ढकला जाएगा। क्या आप बस को ढक लेंगे तो ढकलाएगा? अब आप बोलिएगा उसमें कि क्यों नहीं ढकला रहा है, तो उसके पीछे का क्या फिजिक्स है, उसके पीछे का फिजिक्स है कि उसके पास ज़्यादा मास है, तो वो उसके पास ज़्यादा इनर्शिया रहेगा। इसी के कारण उसके पास ज़्यादा मास है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं आता है, मतलब पोजीशन चेंज करता है। तो ट्राई टू चेंज, वो ट्राई करता है और पोजीशन चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इनर्शिया वही है, जिद्दी। अब वो बस क्या कर रहा है, जिद्दी कर रहा है। मैं ढकेल रहा हूँ पर वो नहीं हिल रहा है, अपना नाम ही नहीं हिल रहा है, हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो वो क्या हो रहा है, इनर्शिया, क्योंकि उसके पास ज़्यादा मास है तो ज़्यादा इनर्शिया होगा।
तो वैसे ही पहले दो टाइप होता है। इनर्शिया पहले समझते हैं। इनर्शिया बेसिकली जिद्दीपना है और कुछ नहीं है। जिद्दी करता और कुछ नहीं, बस और जिद्दी करता और ये चेंज करता है पोजीशन। जैसे कि कोई भी चीज़ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैं बाइक पे लगाऊंगा तो वो चलने लगेगा, पर क्या मैं अति उसके पास मतलब क्योंकि बाइक के पास क्या है, थोड़ा सा बस के कंपेयर से बाइक का मास कम है, इसीलिए वो ढकला जा रहा है, तो उसके पास इनर्शिया बस से कम है इसीलिए। और इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास, यानी अभी मैं बताया कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। वो किस पे मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मास पे करता है। आई नीचे में लिख लीजिएगा, आई मोर मास टू द मोर इनर्शिया। जिसके पास ज़्यादा मास रहेगा तो वो उसके पास ज़्यादा इनर्शिया रहेगा, जिसके पास कम मास रहेगा तो उसके पास कम इनर्शिया रहेगा। तो बस यही था, इनर्शिया बेसिकली जिद्दीपना करता है और कुछ नहीं है, और ओपोज करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को ओपोज करता है। जैसे मैं इसको पे क्या कर रहा हूँ, ये अब मैं इस पे दीवार पर फोर्स लगा रहा हूँ, पर ये दीवार क्या हिल रहा है, नहीं, क्योंकि ये भी हमको उतना ही फोर्स से धकेल रहा है, उतना ही फोर्स ये भी लगा रहा है जितना फोर्स हम लगा रहे हैं। तो क्या ये मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये हिल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा मास भी है। मास ज़्यादा है तो क्या ये हिलेगा, मास इसके पास बहुत ज़्यादा और मेरे पास मास कुछ नहीं है, मैं अपना हाथ बस थोड़ा सा मास है मेरा, उससे मैं धकेल रहा हूँ। तो जिसके पास ज़्यादा मास रहेगा उसके पास ज़्यादा इनर्शिया रहेगा। पर ये हिल क्यों नहीं रहा है, हिल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि जितना फोर्स से मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स से वो मुझे भी फोर्स लगा के अपोज कर दे रहा है। तो इनर्शिया बेसिकली डिपेंड करता है मास पे, और इनर्शिया ज़्यादा मास रहेगा तो ज़्यादा इनर्शिया रहेगा। अब इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये मास। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। बस इनर्शिया खत्म। चलिए इसका दो टाइप क्या आप लोग लिख लिए थे ना, पॉज करके। चलिए अब हम लोग इनर्शिया का दो टाइप है। बेसिकली ये न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही दर्शाता है और कुछ नहीं। न्यूटन फर्स्ट लॉ को जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन जी ने लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लाया है, वही बस इसका भी है दो टाइप जो इसका है। इनर्शिया हैविंग टू टाइप, इनर्शिया हैविंग टू टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं इनर्शिया के? दो टाइप होते हैं। इनर्शिया कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और दूसरा होता है क्या, पहले इसको जान लेते हैं। और इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। वही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे बस कंडीशन लगा दीजिए। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। जब तक वो रेस्ट में था तो वो रेस्ट ही में रहेगा, मोशन में था तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, an object at rest remains at rest until or unless फोर्स एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स भी आप लिख सकते हैं। मैं एक्सटर्नल लिख सकता हूँ। एक्सटर्नल, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए,
अप्लाई ना हो। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन, जो इनर्शिया का दूसरा टाइप है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन will remains in motion until or unless external force is applied. जब तक कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स कोई ना लग जाए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इनर्शिया के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा जब तक तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। मान लो कि मैं बॉल ऐसे दीगा तो वो बॉल जब तक क्या वो रेस्ट में कभी आएगा ही नहीं, मतलब वो मोशन में था तो वो मोशन में ही रहेगा। और मान लो कि कोई चीज़ रेस्ट में है, मान लो मैं बस में बैठा हुआ हूँ और मैं चलाया तो रेस्ट में था। अब जैसे ही चलाया आपका बॉडी पीछे की तरफ जाता है, क्यों जाता है? वो इनर्शिया ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो रेस्ट में था तो वो रेस्ट ही में रहेगा। तो जब वो एक्सेलरेटर दबाया तो वो एक्सटर्नल फोर्स लग गया, एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो क्या है? वो पीछे हो गया और वो क्या हो गया? थोड़ा सा मोशन में आ गया। तो वही मैं बता रहा हूँ कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। आप बस में बैठते तो आप जैसे ही ब्रेक लगता है तो आप पीछे की ओर होते हैं। तो क्यों होते हैं? वो मतलब ब्रेक नहीं, जब आप एक्सेलरेटर दबाते हैं बस का तो आप पीछे की ओर मूव करते हैं। क्यों करते हैं? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या दर्शाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तो वो फिर से मोशन में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल ले लीजिए। आप बस में बैठे हुए, वही एग्जांपल, बस में अगर आप बैठे हुए हैं तो आप अगर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। तो मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, डायरेक्ट ब्रेक मार दिया, डायरेक्ट, या फिर आप चलाते चलाते आप घर आ गया, वहाँ पे रुकने वाले हैं तो चला रहे, आप ब्रेक मारे, जैसे ही जो पीछे पर आप हुए तो जैसे ब्रेक लगता है तो आप किधर की ओर मूव करते हैं? आगे की ओर, ऐसे आगे। तो आप ब्रेक लगाए आगे की ओर मूव करेंगे। क्यों करेंगे? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि वो मोशन में ही था तो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बेसिकली एक क्वांटिटी है, जैसे स्पीड एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये सब फिजिकल फैक्टर पढ़े हैं ना आप लोग मोशन में। मैं भी पढ़ाया हूँ मोशन में, आप लोग जाकर देख लीजिए क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो पढ़ाया। तो मोमेंटम ही बेसिकली ये क्वांटिटी है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट और ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। बेसिकली ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। चलिए मोमेंटम अब जानते हैं। मोमेंटम बेसिकली, मोमेंटम जिसको कहते हैं जो क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी 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 एक ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्वांटिटी बेसिकली ये क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों ने पढ़ा है ना, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मोशन और क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
called momentum, which called momentum. ये बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है बेसिकली मास और वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट बहुत ईजी है, ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग क्या से डिनोट कर सकते हैं? स्मॉल p से, स्मॉल p से। तो p इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये बेसिकली p इज इक्वल्स टू मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट का मास कितना है और कोई भी ऑब्जेक्ट कितना रफ्तार से, क्या वेलोसिटी से जा रहा है। इसका ऐसा यूनिट अगर आप लोग निकालेंगे तो p इज इक्वल टू मास का मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का क्या होगा? kg। मास का आप लोग kg से डिनोट करते हैं ना, सिंबल, मतलब मास। और वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या होता है? वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका केजी, क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। मास और वेलोसिटी का क्या होता है ऐसा यूनिट? के मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी होता है। और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का भी यही हो जाएगा। मास, अगर कोई चीज़ मास दिया हुआ है ग्राम में तो उसको केजी में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर वेलोसिटी दिया हुआ है किलोमीटर में तो आप उसको मीटर पर सेकंड में कर दीजिएगा। 5 मीटर पर सेकंड में करना आता है ना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 36 किलोमीटर है तो 36 किलो 18 टू 36, 5 टू 10 मीटर पर सेकंड। अगर 36 किलोमीटर को आपको करना है 10 मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 18 टू 36, 5 टू 10। और केजी को अगर आप लोग को करना है तो 1000 कर दीजिए। कोई भी है 50 है तो 1000 कर दीजिए, ऐसे वो निकलता है। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। ये बेसिकली मास और वेलोसिटी का एक प्रोडक्ट है और ये मास और वेलोसिटी को दर्शाता है। और मास का मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम को क्या से डिनोट कर सकते हैं? इज डिनोटेड बाय p। और आई, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? मोमेंटम है। तो क्या है? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 1 सेकेंड, वाटर पी के आओ। थक गया हूँ तो वाटर थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक यहाँ लिख देता हूँ अभी, बस 1 सेकेंड, 1 मिनट में आ जाऊँ। ब्रेक।
तो चलिए, ब्रेक ख़त्म, मोमेंटम समझ आ गया। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, केजी मीटर पर सेकंड का होता है, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड, और इसको हम लोग स्मॉल वी से डिनोट कर सकते हैं। मोमेंटम एक क्वांटिटी है मोशन का, जिसको कोई भी ऑब्जेक्ट है, और मोमेंटम तब होता है जब मास कोई का चेंज होता है, कोई का वेलोसिटी चेंज होता है। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। और इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अगर आ जाए, फॉर्मूला मोमेंटम पूछ दे तो आप मास इंटू वेलोसिटी का मोमेंटम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। चलिए हम लोग अब सेकंड नहीं, इसी के बेसिस पे अभी क्वेश्चन कर लेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके फॉर्मूला जो मास इंटू वेलोसिटी है उसके बेसिस पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। आज नहीं है, बहुत ईजी है, बस इसको आराम से आप फॉर्मूला लगा के कर सकते। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, बहुत ईजी है। ऑब्जेक्ट क्या ले रहे हैं? बॉल ले रहे हैं, बॉल है जिसका मास दिया हुआ है, मास कितना है? अ बॉल हैज मास 500 kg। ग्राम में भी होगा तो आप उसको, ऐसा नहीं है कि उसको ग्राम ही से 500 ग्राम लिखा रहता, तो जो वेलोसिटी है उससे आप इंटू कर देते, तो वो क्या हो जाता? गलत हो जाता, क्योंकि ऐसा यूनिट मोमेंटम का क्या है? केजी मीटर पर सेकंड। अब ये जो इसका रफ्तार है, वो रफ्तार की क्या चल रहा है? वेलोसिटी उसका क्या है? a ball has mass is 500 kg and velocity का क्या है? मान लो 25 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में रहता तो आप 5/18 अभी बताया थोड़ा देर पहले, 5/18 से मल्टीप्लाई करके उसको मीटर पर सेकेंड में कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप फॉर्मूला लगा के कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं वीडियो ऑन देखता हूँ, वीडियो ऑन है कि नहीं। हाँ चलो ठीक है, ये देखना पड़ता है बात। उस बार के बाद उतना मेहनत किया मैं उसमें, फिर आकर जब मैं सारा वीडियो ख़त्म, थैंक यू हो गया, अब फिर देखे, अब मोबाइल फ़ोन लेने आता हूँ तो देखता हूँ कि वीडियो ही नहीं बना हुआ। 2 मिनट का वीडियो बन के बंद हो गया, उसके बाद पता नहीं अपने बंद हो जाए। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या करके आया? मास इनटू वेलोसिटी। तो P हम लोग को मोमेंटम इसका निकालना है। मास कितना दिया हुआ है? कोई केजी में है, मीटर पर सेकंड में, तो कोई भी इसमें बदलाव नहीं करना है, क्योंकि ऐसा यूनिट में है, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। 500 kg मास दिया हुआ है, और वेलोसिटी कितना वेलोसिटी से जा रहा है? 25 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो 500 × 25 तो मैं अगर इंटू करूँ तो कुछ आएगा मेरा 12,500 मीटर केजी मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। मोमेंटम निकल गया 12,500 केजी मीटर पर सेकंड, ये मोमेंटम निकला। एक बॉल है जिसका मास दिया हुआ है 500 kg, कोई बॉल है बहुत भारी बॉल, और उसका मास दिया हुआ है 500 kg, और वो कितना रफ्तार से जा रहा है, कितना वेलोसिटी से जा रहा है? 25 मीटर पर सेकंड से। तो आप इसको मोमेंटम का फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
आपका जीपी अभी बचा हुआ है, तो वो करने के बाद सर्कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज, मोमेंटम का चेंज होना ही, मोमेंटम का चेंज होना ही न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि कोई मोमेंटम जब चेंज हो रहा है तो वो प्रोपोर्शनल यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा तब। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है? ऐसे। तो फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या का है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ से फोर्स का एक फॉर्मूला निकलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ से रेट का मतलब क्या होता है? बाय टाइम। अब ये सिर्फ कहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड फोर्स अनबैलेंस फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो यहाँ से एक मैं प्रूव करूँगा कि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे होता है। तो रेट का मतलब ही होता है बाय टाइम। तो रेट हटेगा और बाय में टाइम आएगा, क्योंकि आप जब भी देखो एक्सेलरेशन में भी आप देखे होंगे कि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन में क्या कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। रेट का मतलब ही होता है बेसिकली, रेट का मतलब होता है बाय में टाइम होता है, बाय में टाइम होता है। ऊपर में कुछ भी हो, चाहे एक्सेलरेशन पूछे चाहे कुछ भी पूछे, अगर रेट लिख दिया है समझ लीजिए, फिजिक्स कहता है कि रेट अगर लिख दिया है तो बाय में टाइम हो जाए। तो फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं होगा, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन में भी आप लोग देखे होंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का डिफाइन किया हुआ है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलरेशन कहलाता है। तो रेट वहाँ पे भी है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोग ने देखा होगा। क्या है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? v माइनस यू बाय में t है, वहाँ पे भी बाय में टाइम है। तो जब भी रेट आपका लग जाए फिजिक्स में, रेट का मतलब ही होता है बाय में टाइम। तो चेंज इन मोमेंट, चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज हो रहा है बाय में टाइम, क्यों? क्योंकि मैं रेट को हटाकर नीचे में टाइम लिख दिया, टाइम। अब मान लो एक, अब हो गया मोमेंटम हो गया, अभी मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ। इसको दिखा दिया, स्मार्ट बोर्ड रहेगा तो थोड़ा अलग ही बात है, बना कुछ ज़्यादा हो गया। तो फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये एक प्लेन एरिया है, मान लो अर्थ सरफेस है, और ये ऑब्जेक्ट है
जो जा रहा है m1 u1 mu और एक ऑब्जेक्ट मतलब वही ऑब्जेक्ट है जो m1 v1 m1 u1। अब इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है और इसका जो मास है वही, ये मास होगा कुछ इसका, तो यही मास मैं दिखाऊँ। इसका कुछ इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट होगा जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, तो इसका कुछ इनिशियल पोजीशन होगा, कोई ना कुछ इनिशियल पोजीशन होगा। ऐसी थोड़ी ना डायरेक्ट स्टार्ट किए कहा होगा। स्टार्ट मतलब कि इनिशियल और अंत मतलब कि फाइनल। तो एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला ने आप लोग देखा होगा कि फाइनल जब भी घटाते तो फाइनल में से इनिशियल को घटाते। तो मोमेंटम फोर्स इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। अब बाय तो टाइम है, अब ये चेंज इन मोमेंटम है, तो ये मोमेंटम में भी चेंज हो रहा है क्योंकि आप मोमेंटम से रिलेट कीजिए। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास और वेलोसिटी दिया हुआ है, मास और वेलोसिटी दिया हुआ है, यही तो चेंज इन मोमेंटम है, यही तो चेंज इन मोमेंटम है। इसका मास है, ये इसका मास है और वेलोसिटी है, तो यही तो चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या? मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, क्या इनिशियल, क्या मतलब फाइनल इनिशियल में क्यों करते हैं? अभी इसको इरेज कर देता हूँ नीचे वाला को। एक से भिंगाना पड़ता है, एक से सुखाना पड़ता है। फोर्स इज इक्वल टू, अब फाइनल क्या है? m1 और mv माइनस इनिशियल क्या है? m1 या m बाय में टाइम। अब फोर्स इज इक्वल टू, ये दो जगह m है तो m को मैं कॉमन ले लूँ, ये दोनों m, ये m और ये m, मैं दोनों को कॉमन ले सकता हूँ। तो m कॉमन लूँगा तो बचेगा क्या? ब्रैकेट में v माइनस यू बाई टी। अब इसको चैप्टर 1 से रिलेट कीजिए, चैप्टर 1 से रिलेट कीजिए, ये किसका फॉर्मूला? चैप्टर 1 से आप मोशन से रिलेट कीजिएगा। मैं पढ़ाया हूँ आपको एक्सेलरेशन का, ये किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का। तो अब यहाँ से मेरा निकल गया मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो प्रूव करना बस। मैं यहाँ पे 2m था जिसका मास यही मास है, इसका भी मास यही है, एक ही है, इसका भी मास यही है। मान लो इसका मास है और 100 kg, इसका भी मास 100 ही है, वो मास में बदलाव नहीं आया। वेलोसिटी में बदलाव तो हमेशा आएगा जब इनिशियल और फाइनल होगा। तो आप लोग ने एक्सेलरेशन में पढ़ा हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, तो वही मैं यहाँ पे किया हूँ। पहले मैं फाइनल को इनिशियल से घटाऊँगा तो चेंज इन मोमेंटम आएगा। इसको आप लोग mv माइनस mu का आप लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम हुआ है, चेंज इन मोमेंटम। क्योंकि आप देख मोमेंटम आप पढ़े हैं, मोमेंटम में अभी पढ़ाया हूँ आपको, तो आपको पता होगा कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्या का ये प्रोडक्ट देता है, मास और वेलोसिटी का। तो ये मैं फाइनल माइनस इनिशियल करके टाइम कर दिया हूँ और मैं 2m को कॉमन ले लिया क्योंकि दो जगह m था, तो मैं दोनों को कॉमन लिया, बचा क्या? v माइनस यू, और m तो दोनों में कॉमन ले लिया। कॉमन इधर दोनों एक m आ गया, कॉमन लेके मैं एक कॉमन लेना आता है ना, 2m है तो एक कॉमन ले लिया, तो एक को बचा, एक में कॉमन ले लिया। अब बचा क्या? v माइनस यू बाई टाइम। अब ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो अब चलते हैं
न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन जी ने खटवा में क्या बताया है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। There is equal and opposite reaction to every action. अब न्यूटन का थर्ड लॉ का होगा। थर्ड लॉ क्या होता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। There is equal and opposite reaction to every action. There is equal and opposite reaction। आप लोग को मैं SSTV पढ़ाने लगूँ, आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। सोच रहा हूँ कि अब SSTV ज़्यादा पढ़ाऊँ, अब आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। There is equal and opposite reaction, opposite reaction to every action। अब मैं इसको बहुत सारे एग्जाम्पल से लेके बताऊंगा, तभी आप न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ पाइएगा। 1 सेकेंड बस, मैं वीडियो चेक कर रहा हूँ। चलो ठीक है। अब ये इक्वल है और ये ओपोजिट में है डायरेक्शन। मान लो ओपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। अब मान लो स्कूल का मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, कोई भी स्कूल में हो, कोई भी स्टूडेंट हो, इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो एक स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट को एक टीचर ने एक थप्पड़ मारा गाल पे, ठीक है, एक थप्पड़ मारा गाल पे। तो जब वो गाल पे थप्पड़ मारा तो न्यूटन जी ने बताया है कि अगर गुस्सा आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो इक्वल है। जब वो हमको मतलब कोई स्टूडेंट है जिसको मार रहे हैं और कोई टीचर एक थप्पड़ मारा कोई स्टूडेंट को, तो वो जो मारा तो वो जो देयर इज इक्वल एंड अपोजिट में वो भी इसको फोर्स करेगा, वो भी इसको फोर्स लगाएगा। तो अगर मैं अपने आप को ऐसे मारूं तो ये हाथ पे मुझे क्या चोट लगा, इसको भी लगा और इसको, जैसे मैं ऐसे मारा, अब मान लो मैं इसको ही ऐसे मारा, तो ये भी जितना फोर्स से मैं इसको फोर्स लगाया, मैं इसको जितना फोर्स से इसको मैं लगाया, ये भी हमको उतना ही फोर्स दिया जितना मैं इसको दिया। वही कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देयर इज इक्वल है और अपोजिट रिएक्शन क्या होता है और एक्शन क्या होता है, रिएक्शन। अब आपका ये दो वर्ड आ रहा है, रिएक्शन और एक्शन में क्या अंतर है, ये दोनों क्यों इस डेफिनेशन में क्यों ऐसा आया? इक्वल तो पता चल रहा है कि मैं इसको मारा, मैं यहाँ मारा, तो ये भी हमको उतना ही फोर्स से लगाया जितना मैं इसको उससे, जितना मैं हम उससे को फोर्स से लगाए, तो ये भी हमको उतना ही फोर्स से लगाएगा जितना मैं इसको फोर्स दिया हूँ, मैं जितना इसको फोर्स लगाया हूँ। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये मैं मार रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो ये जो कर रहा हूँ ये क्या है, मैं इसको फोर्स कर रहा हूँ, तो जितना मैं इसको फोर्स दे रहा हूँ उतना ये हमको ही फोर्स दे रहा है, तो ये इक्वल हो जाता है। और ओपोजिट इन रिएक्शन, ओपोजिट में क्या होता है, अब रिएक्शन क्या है, अब मैं यहाँ पे ऐसे मारा तो ये एक्शन है और उधर से क्या आता है, रिएक्शन। यही अंतर है एक्शन और रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल में एक टीचर और स्टूडेंट वाला तो एग्जाम्पल से हो गया, और भी इसका बहुत एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल हो गया टीचर से। अगर किसी के कोई स्टूडेंट है और कोई टीचर है जो मारा एक गाल चटर, मान लो कोई बदमाशी किया होगा तो उसको मारे, तो वो मारा तो जितना फोर्स से वो मारे टीचर, उतना ही फोर्स से ये गाल भी उसको फोर्स लगाए, यानी कि चोट चोट कोई वही स्टूडेंट को नहीं लगेगा, जो स्टूडेंट को मार रहा है वही स्टूडेंट को नहीं लगेगा, ये अपोज कर देगा, टीचर को भी लगेगा।
तो यही कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। जितना फोर्स है वो लगाया उतना ही फोर्स है हम भी, मतलब जितना फोर्स है शिक्षक छात्र पे लगाया उतना ही फोर्स से छात्र शिक्षक पे लगाया। तो देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। अब मान लो टीचर्स ने मारा स्टूडेंट को, तो वो क्या है एक्शन, और जो छात्र थे वो क्या, वो चिक जो था वो उसको उल्टा फोर्स लगाया, गाल जो है उसको उल्टा फोर्स लगा दिया, तो उसको क्या कहेंगे रिएक्शन। और जो एक्शन है जो टीचर मारे उसको एक्शन कहेंगे, और रिएक्शन क्या है, वो चिक जो है उसको रिएक्शन देगा। तो देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। इसका एग्जांपल हो जाएगा रिकॉइलिंग। एक और एग्जांपल मैं इसका दे देता हूँ, रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन, इसका ये मस्त एग्जांपल है। अब मैं एक गन, इसको अच्छा से समझिएगा एग्जांपल। अब मैं एक गन लिया और जिसका जो मास, मतलब मैं गन लिया और मैं गन को मारा, जैसे ही मैं गन को पुश किया नीचे से, और वो बुलेट जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा पहले और चर्क मारेगा। क्यों? क्योंकि वो जो वैसा काम ही है उसका कि जब भी, क्योंकि अगर अच्छा से अगर आप नहीं पकड़े तो हाथ भी आपका जा सकता है। बहुत हार्ड है चलाना, क्योंकि आपको गन चलाना सीखना भी पड़ेगा चलाने के। तो जर्क मारेगा जब भी आप गन को ऐसे नीचे से पुश करोगे, तो वो भी उसको उतना ही फोर्स से वो भी उसको फोर्स लगाएगा। जितना फोर्स से आप उसको फोर्स किए, जितना फोर्स से वो आगे जाएगा उतना ही फोर्स से वो पीछे भी लगाएगा, पर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाकर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल जाएगा। तो रिकॉइलिंग ऑफ, तो देयर इज इक्वल, वो भी एक इक्वल है, एंड अपोजिट, वो अपोज करेगा, अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। एक्शन ये मैं मारा जो एक्शन है, और रिएक्शन क्या है, जो पीछे जर्क मारा फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सम चैप्टर अगर एग्ज़ाम में आए तो अच्छा है, इससे नंबर आएगा। और मैं पूरा चैप्टर को डिस्कस कर दिया हूँ। आप न्यूमेरिकल्स इसका बेसिस पे आप NCERT या साइड बुक आप ले सकते हैं, और भी बहुत बुक है जो आप लेकर आराम से साइंस बुक का NCERT से फिजिक्स का सारा क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल बन जाएगा। जो था मैं बता दिया। अब इसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल्स आप लोग घर पे ट्राई कीजिए, बनाइए, और डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट करेंगे, मैं डाउट बता दूँगा, डाउट क्लियर कर दूँगा। तो बस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जान गए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जान लिए, मोमेंटम, इनर्शिया, फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया का टाइप, मोमेंटम, सब, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अगला जो चैप्टर है, सबसे पहले आप लोग ये बताइए, ये तो खत्म, चैप्टर खत्म है आपका। पहला जो है, पहले जीपी स्टार्ट करूँ, जीपी तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करूँ, या फिर मैं सर्कल आपको सर्कल में आप लोग को अगर कमेंट कीजिएगा तो पहले सर्कल आपको किसका ज़रूरी है, जीपी का, एपी इसका पर आ चुका हूँ, यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं, वीडियो आ चुका है, और सर्कल, ये दोनों चैप्टर, मतलब ये तो चैप्टर का एक टॉपिक है बेसिकली, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का, जीपी। इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला क्या है, AR के पावर n-1 इंटू E क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, R क्या होता है, कॉमन रेशियो, और A क्या होता है, फर्स्ट टर्म, N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स।
और सर्कल, और एक और है SST का, जो आपका चैप्टर है बहुत सारा, बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ये सब डेमोक्रेसी, और ये सब जो चैप्टर है SST में, कुछ भी ज्योग्राफी में शेपिंग ऑफ अर्थ क्लास 9 का, और भी बहुत सारा इलेक्शन भी मैं पढ़ा दूँगा। आप लोग बस कमेंट कीजिएगा कि पढ़ाना है SST में कि नहीं, और बाकी ये दोनों में कोई कमेंट कीजिएगा। अगर जिनका एग्ज़ाम पास आ रहा है या फिर एग्ज़ाम नहीं भी है तो भी पढ़ना है, स्कूल में हो रहा है तो अभी मुझे ये ज़रूरत है, तो आप लोग ये तीनों में से कोई कमेंट कीजिए। SST में चैप्टर आप लोग बता दीजिए कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, तीनों में से कोई भी हो चैप्टर आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। और ये दोनों में ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, सर्कल, इसमें सब बताना है सर्कल क्या होता है, सब बताना है, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सब बताते हुए की टर्म्स हम लोग पहले कर लेंगे, तो उसके बाद क्वेश्चन करके, और भी बहुत सारा उसमें है, तो सारा सर्कल कंप्लीट करेंगे और GP करेंगे। और फिर SST में आप लोग कमेंट कीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स तीनों में से कौन सा करना है। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच यहाँ तक क्लास देखने का। और ये इमोजी है उसी वाला, तो बस अब लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और तब तक आप सबको मिलते हैं बाद में। और ये तीनों मैं आप लोग का जो बताया हूँ वो तीनों आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैं अभी जितना भी ये थैंक यू वेरी मच बोल दिया, और ये आप लोग तीनों चैप्टर में से कोई बोलिएगा, GP, सर्कल। GP तो एक चैप्टर नहीं है बेसिक, वो एक टॉपिक है जो AP और सीरीज, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन वाला सीरीज देखे थे, सीक्वेंस क्या होता है, तो AP क्या होता है, वो सब देखे थे। तो अब GP बस टॉपिक बच गया था उसमें, तो अभी उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, अभी नहीं, मतलब कि वीडियो आएगा, आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, सर्कल या SST या GP में से तीनों में से किसी में भी होगा तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।